हाय गाइस, आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। और पॉलिटी में अपना टॉपिक राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये टॉपिक लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से समझा रही हूँ। और जब आप इसको कंबाइन करेंगे सारे पार्ट को तो आपको लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा एक टॉपिक का। तो मैं आपको बता चुकी थी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होते हैं और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और राज्य जब पॉलिसीज बनाएगा तो बनाते हुए इन निदेशक तत्वों को अपने ध्यान में रखेगा, इनको अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करेगा। और ये किस लिए हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं। ये तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे और ये हमारे संविधान के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में हमें मिलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में अंतर क्या होता है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। तो क्या होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं ये नकारात्मक होते हैं और निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं। कैसे? अगर राज्य कोई पॉलिसी बना रहा है, देखिए, तो जब वो पॉलिसी बनाते हुए अगर उसमें किसी मूल अधिकार का हनन हो जाए तो वो उस पॉलिसी को नहीं बना पाएगा, वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगी। मतलब वो राज्य को कार्य करने से प्रतिबंधित भी करते हैं। लेकिन जो निदेशक तत्व हैं वो राज्य को व्यापक क्षेत्र देते हैं कार्य करने के लिए। जैसे वो विभिन्न वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखेगा। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो वो इंक्लूड कर सकता है निदेशक तत्वों को लेकर। तो उसको क्या होता है, कार्य करने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है। तो ये सकारात्मक पॉजिटिव होते हैं हमारी पॉलिसीज़ के लिए, और मूल अधिकार नेगेटिव होते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायोचित होते हैं और निदेशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि इनने हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है। लेकिन निदेशक तत्वों का हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं और निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यही वर्ड्स ना पेपर में आ जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं कई बार आपको ये समझा चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि मूल अधिकार जो होते हैं वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं। मतलब कानूनी रूप से मान्य है, आपको ज़रूरी मिलेंगे ही। और निदेशक तत्व होते हैं वो नैतिक और उनको राजनीतिक मान्यता होती है। और हमारे जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। अगर मेरे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो मतलब मेरे लिए है, व्यक्तिगत कल्याण है। और निदेशक तत्व क्या होते हैं, वो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब उसमें हम विभिन्न वर्गों को लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से वो समुदाय का कल्याण भी कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं ना उनको लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें लॉ नहीं चाहिए, वो खुद ही लागू हैं। लेकिन निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता है। और जो हमारा कोर्ट होता है ना, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो विधि को वो गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन निदेशक तत्वों में ऐसा नहीं है। तो देखिए, हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको बता देती हूँ। जो हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में बना था, इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 31 गा, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 39 खा और 39 गा, मतलब 39 बी और सी में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह आर्टिकल 40, 19 और 31 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 39 बी और सी में क्या दिया हुआ था, कि हमारे जो भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण हो और धन का संकेंद्रण ना हो। मतलब एक जगह हमारे संसाधन और धन इकट्ठे ना हो जाए, कुछ लोगों को ही ना मिल जाए और बाकी लोगों के पास नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ इंक्लूड हो रही है हमारे लॉ में तो आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण के अधिकार थे, और 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो एक तरीके से ये जो मूल अधिकार थे वो निदेशक तत्वों के अधीन हो गए, आर्टिकल 39 BC के अधीन हो गए। तो ये क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विधि आर्टिकल 39 BC को लागू कर रही है, कोई लॉ इनको लागू कर रहा है आर्टिकल को, तो उनको हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 19, 31 है उनके आधार पर हम असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका कल्याण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कुछ लोगों से, इसलिए ऐसा किया गया। और इसमें कई बहस हुई कि मूल अधिकार उच्चतम है या निदेशक तत्व। तो एंड में आया मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था 1918 में। उसमें हाई कोर्ट ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
भारतीय संविधान और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। मतलब भारतीय जो संविधान है वो, मैंने थोड़ा गलत लिखा है, भारतीय संविधान मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। मतलब दोनों को बैलेंस लेकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलेगा। और इसके बाद दिया गया था कि वर्तमान स्थिति में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो निदेशक तत्वों पर उच्चतम है। मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऊपर आते हैं, निदेशक तत्व उनके नीचे आते हैं। पहले हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे लॉज में। संसद निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब कि जब हम अपने जो निदेशक तत्व हैं उनको लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर मूल अधिकार बीच में आते हैं तो हम उनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो सब संसद संशोधन करेगी तो वो ध्यान रखेगी कि संविधान का मूल ढांचे को क्षति ना पहुंचे। मतलब उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ें हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है। मतलब उसको क्षति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उस अगर उसको क्षति नहीं होती है तो संशोधन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो मूल ढांचा है और मूल अधिकार है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं कुछ और बातें आपको बता देती हूँ कि हमारे निदेशक तत्वों की उस समय आलोचना भी हुई थी कि इन्हें कोई कानूनी शक्ति तो है नहीं है, इन्हें हम लागू नहीं करा सकते, इन्हें ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया, इनका वर्गीकरण ठीक से नहीं किया गया, ये पुराने हैं, रूढ़िवादी है, इनसे संवैधानिक टकराव हो सकता है। तो क्या हुआ था, इस तरीके से इनकी आलोचना की गई थी। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हमारे भारत का संविधान बना था उस वक्त भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सबको आर्थिक समानता दे सके। तो इसीलिए निदेशक तत्वों को डाल दिया गया और ये कहा गया कि अगर जैसे जैसे हमारा भारत डेवलपमेंट करेगा वो इन निदेशक तत्वों को अपने लॉज में लागू करता जाएगा और लोगों में और इक्वेलिटी और समानता भी आती जाएगी। तो इसलिए इस उस समय इनको ज़रूरी नहीं बनाया गया, जैसे मूल अधिकार है उनको ज़रूरी बना दिया गया था। लेकिन ये क्या होता है ना, ये हमारे सरकार को काम करने के लिए काफ़ी व्यापक क्षेत्र देते हैं, एक दृष्टिकोण देते हैं, एक रोड मैप देते हैं कि आप इनको ध्यान को रखते हुए लॉज बनाएं कि हमारे इंडिया को ऐसा ही करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उनने बहुत सारी जो स्कीम्स है वो इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाई हुई है, जैसे कि मनरेगा हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, और बहुत सारी जितने भूमि सुधार हुए। तो बहुत सारे लॉज बनाए गए इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए। और ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ये अगर इनकी आलोचना होती है तो ये भी है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट भी हमारे लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे एक अभी देख सकते हैं कि हमारे आईएएस के प्री के 2020 में ही एक क्वेश्चन आया था इससे। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। मैं आपको ये टॉपिक में इतनी बार बोल चुकी हूँ कि अब आपको याद ही हो गया होगा कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।